नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण इन्वायरमेंट की, बात करेंगे ईवीएस एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की बात करेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा आवरण रहने वाला, जो हमारे चारों तरफ का आवरण है उससे संबंधित चैप्टर रहेगा। और 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सभी प्यार में चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं टीचर्स फैमिली पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत का पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। आपके आबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में या काबुल में पाए जाते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जी हाँ दोस्तों, दिए गए शहरों में किसमें से रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? आपका कमेंट कह रहा है कि सर आबू धाबी की बात करेंगे। जी हाँ, आबू धाबी की बात कर रहे हैं। रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है और आबू धाबी में पाए जाते हैं। आबू धाबी शहर से थोड़ी दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक आपके रेत यानी बालू ही दिखाई देती है। और आबू धाबी में ना हरियाली है, ना ही कोई पेड़ पौधे हैं, केवल एक ही पेड़ आपको दिखेगा, वह है खजूर का पेड़ दिखाई देता है। जी हाँ, जो लंबा लंबा खड़ा रहता है। जी हाँ, लंबे लंबे आपके खजूर को पेड़ दिखाई देंगे। जी हाँ, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रांज की चीजें बनाते आते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में आपका सही कथन चुनना है कि यह पीतल यानी ब्रास और तांबे कापर का मिश्रण कहलाता है। यह तांबे यानी कि कापर और जिंक एल्युमिनियम का मिश्रण है। यह आपका तांबा टिन का मिश्रण है। यह एल्युमिनियम और आपके तांबे की भांति यह एक तत्व हो जाएगा। अब आप कमेंट करेंगे। अब आपको कमेंट करना है कि यह जो कांसे की बात की रही, कांस जो ब्रांच होता है, ब्रांच, इसके लिए आपको बताना है किन किन धातुओं से मिलकर आपका बना होता है। तो आपका कमेंट क्या कहेंगे दोस्तों कि जो आपका कापर होता है और जो आपका टिन होता है, कापर और टिन धातु से मिलकर जो बनता है, हमारा क्या बनता है दोस्तों? वह हमारा ब्रांच बनता है। जी हाँ, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रांच की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। इनका उपयोग बर्तन, मूर्तियाँ बनाने में भी किया जाता है। कांसा, तांबा यानी कापर, टिन यानी कि एसन, टिन का, ठीक है, क्या होता है? एसन, प्रतीक साइंस में, की मिश्र धातु कहलाती है। कांसा किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? कापर और किसकी हो जाएगी? टिन की हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। दोस्तों तीसरा प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। जी हाँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। और इन्वायरमेंट में जो आपने सपना लेकर रखा है कि ड्रीम से आपका 30 में 30 लाना, वो जरूर पूरा होगा दोस्तों। जी हाँ, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनना है जो पूर्णिमा को मनाया जाता हो। जी हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन है यार, डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा उस समूह को चुनिए जो त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है या पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्या वह आपका होली और महाशिवरात्रि है? होली रक्षाबंधन गुरु नानक जन्म दिवस है। दिवाली महाशिवरात्रि गुरु नानक दिवस जन्म दिवस है। दिवाली गुरु नानक जन्म दिवस या रक्षाबंधन हो जाएगा। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है दोस्तों? कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कमेंट आ चुका है, मैं रीड कर पा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, पूर्णिमा के दिन आपका होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक दिवस, ये तीन जो आपके त्योहार हैं पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती, ये पूर्णिमा को मनाया जाता है। सभी लोग नोट कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो जाएगा। आप क्या कमेंट करेंगे? आपका फीडबैक क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र आई थिंक वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में किस स्थिति में दोस्तों सबसे धीमी होगी? जी हाँ, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी वाष्पीकरण की प्रक्रिया में। देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है।
ठीक है, क्योंकि वाष्पीकरण जल का होता है। अब मान लीजिए इतना जल भरा हुआ है और वाष्पीकरण ऊपर हो गया तो जल घटेगा तो सतह क्षेत्र भी घट जाएगा जल का। ठीक है, मान लीजिए इतना ही बचेगा और तापमान में भी गिरावट आएगी, क्योंकि ये क्या जल ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो तापमान में भी कमी आती है, सतह के क्षेत्र और तापमान में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जी हाँ, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अगर सतह क्षेत्र अधिक होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, ये ध्यान देना। अगर कोई जितना अधिक सतह क्षेत्र होगा उतना ज़्यादा आपका वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण को कम करने के लिए सतह क्षेत्र कम करना होगा। अगर आप सतह क्षेत्र कम कर देंगे वाष्पीकरण कम होगा, यानी गहराई कर दीजिए। अगर आप देख लीजिए, एक बाल्टी में पानी भरेंगे, एक बाल्टी में अगर पानी भरते हैं आप लोग, ठीक है, एक बाल्टी में अगर आप पानी भरेंगे तो उसमें क्या आएगा, कम होगा। अगर उसी में एक क्या है, एक बड़ा सा कोई पात्र ले जाए, इसमें पानी भर, इसमें ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, क्योंकि क्षेत्र ज़्यादा में बट गया, इसमें ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, बाल्टी में कम होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी है। ठीक है, कि सतह क्षेत्र कम करना होगा वाष्पीकरण कम करने के लिए। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि के साथ साथ ही वाष्पीकरण तेज भी होता है, और तापमान में कमी से वाष्पीकरण धीमा हो जाएगा। स्वाभाविक बात, तापमान अधिक होगा तो जल अधिक वाष्पीकरण होगा ऊपर। अगर तापमान कम होगा, जैसे आप, ठीक है, जब बादल की ये होता है तब वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है, क्योंकि तापमान कम होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का जो ह्रास यानी कि कमी किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत का अधिकतम रूप में जो ह्रास हुआ है वह दोस्तों किस पर हुआ है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, वह हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। जी हाँ, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वह धरातल तक पहुंचकर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं, जिससे त्वचा कैंसर हो जाता है। तो किसके कारण? ये ओजोन परत के कारण होता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? ओजोन परत में जो आने वाली, ठीक है, पराबैंगनी किरणें होती हैं उसके कारण जो है त्वचा में कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ जाती हैं। छठवां प्रश्न है, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की परिस्थितिकी अवस्था को क्या कहते हैं? सिलेक्शन चाहना है तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आपका सपना आपका अध्यापक बनना इंपॉर्टेंट है, ताकि राष्ट्र हमारा सुरक्षित रह सके, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षक का चैनल है दोस्तों। राष्ट्र हित में शिक्षक का जो योगदान होता है वो आप लोगों का उम्दा लाजवाब है। जायसवाल सर सभी को, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। जय हिंद दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की परिस्थितिकी अवस्था को संकटग्रस्त कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं, संधारणीय कहते हैं, या एंडेमिक कहते हैं। आपका कमेंट क्या कहता है दोस्तों? किसे एंडेमिक कहते हैं? जी हाँ, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की परिस्थितिकी अवस्था को एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंडेमिक कहते हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? जो वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव है ये दोस्तों मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश के, वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों के, भूतल द्वारा परावैंगनी किरणों के, या वायुमंडल द्वारा परावैंगनी विकिरणों के। तो वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका वायुमंडल व अवरक्त विकिरण हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र ज्वाइन कर लेंगे नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों के अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है, और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ये सारी चीज़ें क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं, और इनकी सांद्रता में बढ़ोतरी से अवरक्त विकिरण ज़्यादा अवशोषित होती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन हर एक आंसर डिटेल के साथ जानेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% श्योर एंड प्योर है दोस्तों।
आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन भूमि जल स्तर को कम नहीं करता? जी हाँ, यहाँ पर भीम नहीं भूमि लिखा हुआ है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। तो भूमि जल स्तर को कम नहीं करता। अपर्याप्त वर्षा, बढ़ती बर्फबारी, नलकूपों की बढ़ती संख्या या बढ़ता वनों उन्मूलन या वनों का उन्मूलन। तो दोस्तों भूमि जल स्तर, देखिए अपर्याप्त वर्षा, ठीक है, जब पर्याप्त वर्षा नहीं होगी तो जल स्तर में कमी होगी। नलकूप में आपकी जो जनसंख्या बढ़ेगी या नलकूप की बढ़ती संख्या बढ़ेगी, ठीक है, इनको जनसंख्या नहीं, इनको संख्या बोला जाएगा, ठीक है। तो नलकूपों की जब बढ़ती हुई संख्या या संख्या बढ़ेगी तो जल का स्तर नीचे जाएगा। या बढ़ता हुआ वनमूलन, ठीक है, अगर वनमूलन बढ़ रहा है तो ये भी जल स्तर को कम नहीं करता, ठीक है। जो कौन जल स्तर को कम नहीं करता? ये सारी चीजें जल स्तर को कम कर रही हैं, लेकिन बढ़ती बर्फबारी, अगर बर्फबारी होगा तो यह जल स्तर में वृद्धि होगी, यह जल स्तर को कम नहीं करता है। तो ये सही बात है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों प्यारे मित्र, जानते हैं सभी आप भावी लोग, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, कि मृदा का वह स्तर जहां मृदा के कणों के बीच सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच स्थान जल से भरे होते हैं, भूमि जल स्तर कहलाता है, यह भौम जल स्तर कहलाता है। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। और जनसंख्या वृद्धि में औद्योगिक, कृषि गतिविधियां आदि भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। जी हाँ, प्रश्न आ सकता है कि भूमि जल को या भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले सामान्य कारक कौन है या कारक कौन है? तो वह जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक, कृषि गतिविधियां, ये सारी दोस्तों आपके भूमि जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक होंगी। और अल्प वर्षा एक अन्य कारक कहला जाएगा। वर्षा में कमी, ये भी आपका क्या कहलाएगी? भूमि जल को प्रभावित करने वाला कारक में आएगा। जो भौम जल स्तर को नीचा कर सकता है, भूमि जल स्तर को कम करने वाले कारक जैसे वनोन्मूलन, नलकूप में बढ़ती हुई संख्या, जल के अवस्त्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अब आपको बताना है गलत कथन का चयन करना है। जी हाँ, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है। कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों की माप है। वनीकरण एवं वनारोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त दो शब्द हैं। यह वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम नीचे आपका दिया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये 4 आपकी ऑप्शन स्टेटमेंट है और गलत बताना है। गलत कौन सा है? देखिए दोस्तों, हम राइट ऑप्शन जानेंगे। देखिए पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है, ये आपका गलत दिया गया है। बाकी आपके सारे कथन सही हैं, क्योंकि पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से कम होता है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? कथन ज़्यादा है। तो ये ध्यान दें, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पावर पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर होता है वह साधारण पेट्रोल से कम होता है, ठीक है। तो कार्बन आपका जो फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी एक संस्था या व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किए गए वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से होता है। और कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों की एक माप है। किसी व्यक्ति, संस्था या वस्तु के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन हरित गृह गैसों के उत्सर्जन के आधार पर किया जा सकता है। और वायुमंडल में सागर तल से ऊपर की ओर, निम्न मंडल में जैसे आपका ऊपर की ओर सागर के ऊपर क्षोभ मंडल होता है, जो सबसे निचला परत कहलाता है। दूसरे नंबर पे समताप मंडल होता है। तीसरे नंबर पे मध्य मंडल होता है, ठीक है, आयन मंडल होता है, और अंतिम आपका होता है, ठीक है, ज़्यादातर आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। जी हाँ, लाजवाब प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है। संभावित प्रश्न है कि पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का एक उदाहरण होगा। ज्वरीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। जी हाँ, आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? जी हाँ, सर्वमान है। सभी प्यारे मित्रों का कमेंट फीडबैक सर्वमान है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, अब देखिए ऑप्शन में देखेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण ना हो। सभी दोस्तों यहाँ पे ज्वरीय ऊर्जा भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, भूतापी ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, नाभिकीय ऊर्जा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन में ही नॉर्मलाइजेशन होता है और नंबर घटते बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सभी आपके ऑप्शन सही है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए गैर परंपरागत के ऊर्जा के स्रोत यहाँ पे देख लीजिए। देखिए परंपरागत, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपको, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, आपको यह बताना है, ठीक है। और देखिए पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत उदाहरण कौन सा कहलाता है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं,
सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारे कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका कोयला, पेट्रोल, पवन हो गया, ठीक है, पनबिजली, लकड़ी, उपले, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, प्रश्न आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर का सहयोग करें, फीडबैक करें, ठीक है, अपने फैमिली को सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। जी हाँ दोस्तों, टीचर्स फैमिली है। और प्रश्न आ चुका है कि समाज की सबसे सूक्ष्म इकाई, सबसे छोटी इकाई, जी हाँ, चींटी के अंडे के समान समाज की सबसे सूक्ष्म इकाई ग्राम, परिवार, विद्यालय या समुदाय होता है। सभी कमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह चल रहा है दोस्तों, किसका चल रहा है? सभी कमेंट करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह चारों तरफ के आवरण का चैप्टर चल रहा है। आवरण मतलब क्या होता है? हमारे चारों तरफ जो सारी चीजें हो रही हैं। तो समाज की सबसे सूक्ष्म इकाई हमारी जो होती है वह दोस्तों परिवार ही होता है। जी हाँ दोस्तों, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला भी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्या दिया गया है। पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं दोस्तों, और ये वायुमंडल से अवशोषित करते हैं। आपके CO2 को करते हैं, NO2 को करते हैं, O2 को करते हैं, या SO2 को करते हैं। आपका कमेंट क्या होगा? जी हाँ, अवशोषित करते हैं यानी खींचते हैं अपने ओर। तो पेड़ पौधे अपने ओर क्यों क्या खींचते हैं? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, वह CO2 हो जाएगा। जी हाँ, पेड़ पौधे जो वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषित करके भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं, जो हमारे सभी जीवों के लिए, जीवधारियों के लिए प्राणवायु कहलाती है। पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार धुआंधार बढ़ती जा रही है और वातावरण असंतुलित हो जा रहा है। इसलिए अपने जीवन में, अपने लाइफ में दोस्तों एक पेड़ अवश्य लगाएं। जी हाँ, अपने लाइफ में एक पेड़ अवश्य लगाएं। आज से ठान लेना है, ठीक है, कि एक पेड़ लगाना है और हरा भरा पेड़ होना चाहिए। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। अगला प्रश्न आ चुका है कि मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खियों की संख्या कितनी होती है? 1, 3, 5, 2। और ये आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि मधुमक्खी के छत्ते में रानी की संख्या कितनी होती है? तो रानी की संख्या 1 ही होती है। मधुमक्खी के प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती जो अंडे देने का कार्य करती है, और इसका जीवन काल लगभग 3 वर्ष होता है। ये भी ध्यान दीजिए, रानी मधुमक्खी का जीवन काल कितना होता है? 3 वर्ष का पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पर्णरंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की निचली सतह पर, पत्तियों के ऊपर, या डंठल पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्णरंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। जी हाँ, पर्णरंध्र जो होता है, स्टोमेटा जो है, छोटे छोटे छिद्रों के रूप में पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। निचली सतह पर इन छिद्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन्हीं छिद्रों द्वारा पत्तियां जो है वातावरण में गैसों का आदान प्रदान करती हैं, पर्णरंध्र के द्वारा। ये नोट कर लेंगे, पत्तियां जो हैं गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करती हैं? तो पर्णरंध्र के द्वारा करती हैं। इन्हीं के माध्यम से पत्तियां अपने सभी कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पौधे का रसोई घर, पत्ती को, तना को, पुष्प को, या जड़ को? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पौधे का रसोई घर यानी खाना कहाँ बनता है? अभी हमने बात किया, पौधे का खाना कहाँ बनता है। आपका हमारा रसोई घर का मतलब, किचन का मतलब होता है जहाँ पर खाना बनता हो, भोजन पकता हो। तो ये बताइए, पौधे का भोजन कहाँ से मिलता है, कहाँ से पकता है? वो हमारी पत्तियां कहलाती हैं। तो रसोई घर क्या हो जाएगा? पत्ती ही हो जाएगा। हरी पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, और पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल के प्रकाश की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती हैं। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न है, कचरे के उचित निस्तारण हेतु अनुसरण किया जाता है 3R, 4R, 2R, 5R? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। कचरे के उचित निस्तारण हेतु अनुसरण किया जाता है,
तो 4R का अनुसरण किया जाता है। रिड्यूस, रिव्यूज, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? घोड़ा, शेर, ऊंट, भेड़। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि रेगिस्तान का जहाज कोई और नहीं आपका ऊंट कहलाता है। क्यों कहलाता है, रीजन जान लेते हैं और इससे कंसेप्ट डिटेल के साथ जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है और ये अपने आमाशय में स्थित विशेष थैलियों में पानी संचित कर लेता है। प्रश्न तैयार हो गया कि ऊंट जो है, ठीक है, अपना पानी संचित कहां कर लेता है दोस्तों? तो ऊंट अपना पानी संचित आमाशय में विशेष थैली में संचित कर लेता है, आमाशय में कर लेता है या आमाशय में स्थित विशेष थैली में करता है। रेगिस्तान में ऊंट सामान पहुंचाने तथा यातायात के साधन के रूप में बहुत उपयोगी है। ऊंट के पैर लंबे और गद्दीदार होते हैं। इनके पैरों ये लक्षण उसे मरुस्थलीय या रेतली भूमि पर मीले चलने वाले अथवा दौड़ने में सहायता करते हैं, इसलिए रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आवरण में आता है, हमारा चैप्टर है आवरण। विश्व का हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, अक्टूबर या अक्टूबर। कितने अक्टूबर को? ये तो कन्फर्म है कि अक्टूबर को मनाया जाता है, बट कितने अक्टूबर को? लेकिन दोस्तों, विश्व हाथ धुलाई दिवस आपको 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। बीमारी एवं संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं से बचने का सबसे आसान, सस्ता, प्रभावी तरीका साबुन से हाथ धोना है। इसलिए बच्चों में यह आदत विकसित करने का उद्देश्य 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किसान का मित्र सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ हैं, इतना तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। जी हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन है, कमेंट करें। नॉर्मल क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। किसान का मित्र कहलाता है केचुआ कहलाता है। कभी कभी होता है गलती से हम जोंक कर आते हैं, तो जोंक नहीं होगा, ठीक है? गलती से भी जोंक नहीं कीजिएगा, केवल करना है तो केचुए, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ये मिट्टी को भुरभुरा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में, भुरभुरा मतलब थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करके वायु के अंदर जाने का मार्ग बना देते हैं, जिससे नमी धारण की क्षमता बढ़ जाती है और ये मिट्टी के लिए उपजाऊ होता है, क्योंकि ताकि मिट्टी में नमी बने रहे। दोस्तों, नगदी फसल का समूह बताइएगा। जो नगदी फसल होते हों, चाय, धान, गेहूं, चाय, कपास, सरसों, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चाय, कपास, गन्ना। आपका कमेंट, आपका फीडबैक शर्मान है। नगदी फसलें का समूह क्या होगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। नगदी फसलें का समूह हो जाएगा चाय, कपास और गन्ना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चाय, जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि नगदी फसलें, इनसे हमारे ज़रूरत की विभिन्न चीज़ें बनती हैं, जैसे कपास से कपड़ा, गन्ना से चीनी। इन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जा सकती है, इसीलिए इन्हें नगदी फसल कहते हैं और कृषि आधारित उद्योग से यह चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला, जी हाँ, इंडियन वोमेन फर्स्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्ह, जुंको तोबई या तेनजिंग और हिलेरी। आपका कमेंट क्या कहता है दोस्तों? एक ही नाम। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला, जिसने पताका फैला दिया था, भारत का नाम रोशन किया, साथ ही साथ बछेंद्री पाल की बात करेंगे। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी और बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही है। ये ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली है लेकिन दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ वाष्पन अधिक होगा? कुआं में, तालाब में, बाल्टी में, गिलास में। अभी हमने एक क्वेश्चन ही किया था इसी से रिलेटेड कि जितना ज़्यादा आवरण होगा उतना ही ज़्यादा वाष्पन होगा, ठीक है? अब देखिए, मैं एक चीज़ बना रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका गिलास हो गया, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी बाल्टी हम बना देते हैं, ये आपकी बाल्टी हो गई, ये आपका कुआं हो गया, और चौथा ऑप्शन बनता है आपका तालाब।
तालाब इसमें सभी को धारण कर सकता है, तालाब इतना बड़ा होगा, तो जिसका जितना ज्यादा आवरण होगा वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी, अर्थात तालाब हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? आगरा, उज्जैन, इंदौर, मैहर। आपका कमेंट क्या कहता है? जी हाँ दोस्तों, आगरा में सभी लोग जानते हैं। क्या है दोस्तों? कमेंट करें। आगरा में क्या है दोस्तों? आगरा की बात कर रहे हैं। आगरा में एक ही चीज नाम आती है जो हम बात करेंगे दोस्तों, ताजमहल की। ताजमहल की बात करेंगे। जी हाँ, किसने बनाया? शाहजहां की बात करेंगे। और पूछा गया है महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग, तो उज्जैन में है दोस्तों। और इंदौर में सभी लोग कमेंट करेंगे स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम है? मैहर में किसका मंदिर है? माँ शारदा माँ का मंदिर है। ठीक है, और कौन कौन माँ शारदा के दर्शन कर चुका है कमेंट बॉक्स में करें। और जल्दी हम भी जाने वाले हैं, वो ब्लॉग का वीडियो आपको जायसवाल सर फैन क्लब में मिल जाएगा। जो हमारी डेली ब्लॉग वीडियो होती है दोस्तों, जायसवाल सर जानना चाहते हैं अगर डेली क्या चीज़ें करते हैं, तो जायसवाल सर फैन क्लब में आज ही ज्वाइन हो जाइएगा। जी हाँ, तो राइट ऑप्शन उज्जैन हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर शामिल है और यह दर्शनीय स्थान रुद्र सागर झील के किनारे पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें शिवलिंग का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है। जी हाँ, साउथ, दक्षिण दिशा की ओर मुख है, ऐसा आपका शिवलिंग है। और इस मंदिर में हर साल शिवरात्रि के पावन पर्व पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और नाग पंचमी का उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और यह मंदिर सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। प्रश्न आ सकता है कि महाकालेश्वर का मंदिर कितने से कितने बजे तक खुला रहता है? तो 4 से 11 बजे तक खुला रहता है, क्योंकि यह दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है, नागफनी सतावर एक प्रकार का पौधा है, जली पौधा है, स्थलीय पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है या पर्वतीय पौधा है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? जी हाँ दोस्तों, नागफनी सतावर एक कैसा पौधा है? तो नागफनी अगर एक हम बोल लेते हैं तो ये सभी लोग जानते हैं। नागफनी का जब हम नाम ले लेते हैं तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि यह मरुस्थलीय हो जाएगा। तो सतावर भी आपका मरुस्थलीय ही होगा। नागफनी और सतावर मरुस्थलीय पौधे हैं और क्योंकि इनकी पत्तियां कटीली होती हैं। कटीली पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम होती है ताकि ये पानी जो है अपने सुरक्षित रह सके। और तना हरा, चपटा और गूदेदार होता है। चपटा गूदेदार तना भोजन बनाने तथा पानी संचित करने का कार्य करता है। मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसका मुझे था इंतजार वो मॉक क्वेश्चन है दोस्तों तैयार। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। मॉक क्वेश्चन की बारी है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपके 11 जुलाई, 15 जुलाई, 11 दिसंबर या हम बात करेंगे 22 मार्च की। आपका कमेंट क्या फीडबैक कहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। और साथ ही साथ बताइए कंसेप्ट की क्लास आपको कैसी लगी। और इसी तरह क्लासेस पाने के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। और शिक्षा को जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ज्ञान देंगे, दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।